जैसा कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है आनुवांशिकता। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष कम से कम कक्षा 10 में तो 10 नंबर के प्रश्न आते ही हैं, जिसमें कभी कभी मेंडल का परिचय पूछा जाता है, कभी कभी मेंडल के तीनों नियम पूछे जाते हैं। तीनों नियम को अलग अलग करके, जैसे कि प्रभाविता का नियम या एक संकरण या फिर पृथक्करण का नियम या फिर स्वतंत्र विभवन का नियम या द्विसंकर क्रॉस। तो अब ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कभी कभी इस चैप्टर से, इस अध्याय से कक्षा 10 में पूछ लिया जाता है कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो अगर बात की जाए तो आनुवांशिकता, जैसा कि आज हम बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करके पढ़ाएंगे और आप लोग 4-4 नंबर के प्रश्न कक्षा 10 के लिए क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। तो आनुवांशिकता क्या है, बात आता है आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी विज्ञान क्या है। तो आनुवांशिकी विज्ञान समझिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 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 पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले लक्षणों के समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी विज्ञान कहलाता है तथा उसके अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, 12 में भी पूछा जाता है, लेकिन कक्षा 10 में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले लक्षणों के समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी विज्ञान कहलाता है तथा उसके अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं। अब बात, एक प्रश्न आता है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। ये आता है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि
अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1905 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कभी कभी आ जाता है कि जीन की खोज, मेंडल को जीन के बारे में ज्ञान नहीं था, तो जीन की खोज 1900 में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक नंबर का प्रश्न आता है, नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर आता है कभी कभी कि अनुवांशिकी विज्ञान के पिता या जनक कौन है पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। इस प्रकार ये परिभाषा 3 नंबर का पूछा जाता है कभी कभी, और पूछ लिया जाता है अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 1905 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया। जीन की खोज किसने की? 1900 में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पूछ लिया जाता है अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इस प्रकार अगर बात की जाए तो विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, जैसा कि आपको लिखे और हमने बताया भी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले, माने बार बार संतानों में आने वाले लक्षणों में समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी विज्ञान कहलाता है, तथा उसके अध्ययन को अनुवांशिकता कहते हैं। अब ये बार बार आना और जाना, कहने का मतलब कि बार बार ये लक्षण आना जाना, तो जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो कभी कभी एक पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। अगर 4 बच्चे हैं तो चारों भिन्न भिन्न होंगे, या जुड़वा बच्चे भी कभी कभी पैदा होते हैं तो वे भी आपस में समान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जोड़ दिया समानताओं एवं विभिन्नताओं, अर्थात कि कोई बच्चा पैदा होता है तो चाचा के तरीके से, मामा के तरीके से, कुछ लक्षण दादा दादी के, कुछ लक्षण मौसी के या बुआ के लक्षण आ जाते हैं। तो और उसमें क्या होता है, 50% लक्षण फादर यानी कि मम्मी पापा के, पेरेंट के होते हैं, 12.5% पर दादी के लक्षण होते हैं, और 12.5 यानी 12.5% दादा दादी के होते हैं, और 25% लक्षण नाना नानी के होते हैं। इसीलिए कहा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो वंशागत होते हैं तो कुछ समान होते हैं। कोई बच्चा होता है पेरेंट के समान होता है, मदर के समान या फादर के समान, जबकि कोई बच्चा ऐसा होता है, कोई लड़की ऐसी होती है जो बुआ के समान या मौसी के समान या मामा के समान, या कोई लड़का होता है चाचा के समान। तो इन पीढ़ी में होने वाले लक्षणों की वंशागति का अध्ययन इसके अंतर्गत अनुवांशिकता के अंतर्गत किया जाता है। अब सवाल आता है कि अनुवांशिकी विज्ञान का नींव किसने रखा? तो अनुवांशिकी विज्ञान का नींव सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 में इनका जन्म हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इनका जन्म सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया शहर के ब्रून नामक कस्बे में एक साधारण माली के परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, जब शिक्षा पूरी कर लिया तो एक चर्च में पादरी हो गए, और पादरी हो गए तो पादरी के पश्चात इन्होंने देखा कि बगीचा खाली है, मैदान पड़ा है, तो समय रहते ये मटर के पौधे को उगाया करते थे। प्रश्न आता है 1 नंबर का कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो आप लोग कहेंगे कि मटर के पौधे पर किया। तो उसका वैज्ञानिक क्या नाम है? पाइसम सटाइवम, मीठी मटर। तो अब उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे को अपने वहाँ कहाँ बगीचे में उगाया करते थे, और उस बगीचे में उन्होंने देखा कि मटर के पौधे जब उगाए जाते हैं तो उन्होंने लगभग 7 पीढ़ी तक उगाया, और हर पीढ़ी में जो उनके पत्ती की बनावट में, पौधों के पत्ती की बनावट में, बीज के बनावट में, फल में बनावट में, उनके क्या कहते हैं लंबाई और बौनापन की बनावट में अंतर आ जाता था। तो जब 7 पीढ़ी तक अध्ययन किया तो 7 पीढ़ी के पश्चात उन्होंने क्या किया
कि वे 7 पीढ़ी तक अध्ययन करने के बाद जितनी बार प्रयोग करते थे उतनी बार वो क्या करते थे, रिजल्ट तक, परिणाम तक पहुंचते थे, इसलिए उनके सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं। और 7 पीढ़ियों तक अध्ययन किया, इसका मतलब मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या है, तो इन्होंने मटर के पौधे को उगाया और उन्होंने 3 नियम दिया कि प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र विहन का नियम या द्विसंकर क्रॉस। इस प्रकार मेंडल ने अपने मटर के पौधे पर प्रयोग करके 3 सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये जो अभी हमने परिचय बताया कि मेंडल क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस वक्त कहाँ पर क्या थे, ये जो अभी हमने ऊपर बताया, तो मेंडल का परिचय 3 नंबर का, 4 नंबर का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा भी जो हमने लिखकर दिखाया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में मेंडल का, तो मेंडल ने अपनी जब ये पूरा प्रयोग करके तीनों सिद्धांत प्रस्तुत किया तो एक सामान्य क्षेत्रीय भाषा की पत्रिका में प्रकाशित किया, जिससे सभी देश वाले लोग या सभी देशवासी उसका ज्ञान अर्जन नहीं कर पाए, उसके बारे में समझ नहीं पाए। और उसी के 1866 में इन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत किया और उसके 16 वर्षों के बाद इनकी मौत हो गई। लेकिन अब उसी के बाद में जब आता है कि इनके सिद्धांत की बात आती है तो 19वीं शताब्दी में एरविन सेव में कार्ल कोरेंस और माल्थस अनेक वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने अनुवांशिकी के संबंध में कुछ अपना प्रयोग दिया। उस समय पता चला कि मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपना सिद्धांत बहुत पहले प्रस्तुत कर चले गए हैं। तो उस समय उनको ढूंढा गया कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए और नोबेल पुरस्कार न मिलने के कारण, ये इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब मेंडल ने प्रयोगों के आधार पर 3 नियम प्रस्तुत किया, जैसे कि प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा करके बताएंगे कि आप समझते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि प्री बोर्ड में अभी 2025 में पूछा गया, उसका भी उत्तर इसी में हम बताएंगे। तो मेंडल ने पहले दिया प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम, दूसरा दिया पृथक्करण का नियम, तीसरा दिया स्वतंत्र विहन का नियम। तो अब प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम, तो मेंडल के अनुसार इसमें अगर बात की जाए तो मेंडल के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आएगा, अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लंबे व बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तब उसमें केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है और दूसरा लक्षण गायब हो जाता है। तब मेंडल ने कहा जो दिखाई देता है वह प्रभावी होता है और जो नहीं दिखाई देता है
देता है वह अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दो पौधे लिए, एक लंबा पौधा उसे लिखा कैपिटल टी, एक बौना पौधा उसे लिखा स्मॉल टी। अब इसमें क्या किया गया कि दोनों में पर परागण कराया गया, पर परागण कराया गया। तो इसमें क्या हो गया, पहले टी को मिलाया गया, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी टी से दूसरे टी को मिलाया गया, तो उसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे टी से पहले टी को मिलाया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे टी से दूसरे टी को मिलाया गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि सभी लंबे पौधे जिन्हें मेंडल ने संकर कहा। तो अब इस प्रकार आता है प्रभाविता का नियम। ये 4 नंबर का आएगा, 10 में तो इंपॉर्टेंट है, 12 में भी इंपॉर्टेंट है। मेंडल के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण यानी लंबे बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसमें केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण गायब हो जाता है। तब मेंडल ने कहा जो दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है, जो नहीं दिखाई देता है वो अप्रभावी लक्षण होता है, जिसे मेंडल का प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम कहा जाता है। उदाहरण में उन्होंने विपरीत जोड़ी लिया, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा। तो ये लंबा है ना, ये लंबा पौधा और ये बौना पौधा, इसके बीच में क्रॉस कराया गया तो ये F1 पीढ़ी में आता है कि सभी पौधे लंबे हो जाते हैं, बौना पौधा का लक्षण गायब हो जाता है। तो इसमें क्या हो गए, इसे मेंडल ने कहा संकर, कि ये पौधे संकर हो जाते हैं, यानी कि लंबे हो जाते हैं। अब आता है कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेंडल के द्वारा एक संकर क्रॉस का वर्णन कीजिए। तो एक संकर क्रॉस माने एक जोड़ी लक्षण, एक लंबा पौधा का दोनों जीन, एक बौना पौधा का दोनों जीन, जब दोनों विपरीत पौधों के बीच में लंबे बौने पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो ये F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे बनते हैं, उसे एक संकर क्रॉस कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक लंबे और एक बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे बनते हैं और वो संकर पौधे को एक संकरण क्रॉस कराया जाता है, उसके अध्ययन का कहा जाता है, तो एक संकर क्रॉस हो गया, एक संकर संकरण हो गया। तो प्रभाविता के माध्यम से एक संकर संकरण क्या है ये भी जान गए कि लंबे बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया गया और F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हो जाते हैं, जिसे मेंडल ने संकर कहा, उसी को एक संकर संकरण कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है दूसरा नियम है, बता रहे हैं कई मिनट हो आधा घंटे। इसके बाद में आता है पृथक्करण का नियम। तो अब क्या होता है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण मेंडल ने इसे, मेंडल के तीनों नियम की परिभाषा 5 नंबर की इंटर फाइनल में पूछी जाती है और कक्षा 10 में भी पूछ लिया गया कि मेंडल के तीनों नियम की व्याख्या करो। तो हमने अभी पृथक्करण वो आपको प्रभाविता का नियम बताया, उसी में एक संकर क्रॉस पूछ लेता है तो आप उससे परेशान हो जाते हैं कि एक संकर क्रॉस क्या है, प्रभाविता क्या है। तो प्रभाविता का नियम ही एक संकर क्रॉस है, क्योंकि उसमें संकर पौधे बनते हैं तो एक संकर संकरण कहा जाता है, और उसमें एक लक्षण दिखाई देता है एक गायब हो जाता है, इसलिए उसे प्रभाविता कहते हैं। और पृथक्करण के अनुसार अगर देखा जाए तो मेंडल के अनुसार जब दो एक जोड़ी लंबे व बौने पौधे
के बीच क्रॉस कराया जाता है तो दोनों जीन एक साथ रहते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जो दूसरी पीढ़ी में युग्मक बनते समय पुनः स्पष्ट हो जाते हैं अर्थात वे गायब नहीं होते हैं, अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं जिसे मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा। पृथक्करण का नियम कहा और इसका एग्जाम्पल होगा कि जब एक जोड़ी के मेंडल के अनुसार जब एक जोड़ी लंबे व बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो दो जीन एक साथ रहते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जो दूसरी पीढ़ी में युग्मक बनते समय पुनः स्पष्ट हो जाते हैं अर्थात वे गायब नहीं होते हैं, अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं जिसे मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा। अब इसमें क्या है देखिए आप, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसमें क्या है, क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने पर देखा गया कि इसमें मिलाए गए दोनों जीन लंबे और बौने साथ साथ हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि ये दोनों लंबे लंबे साथ में नहीं आ रहे हैं ना, अलग अलग हो जा रहे हैं। ये और जब अलग अलग हो जा रहे हैं तो ये अलग हो रहे हैं, लेकिन पुनः ये F1 पीढ़ी में प्राप्त या F2 पीढ़ी में प्राप्त इन संकर पौधों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि ये पुनः आ जाते हैं। जैसे ये कैपिटल टी दूसरे को मिलाए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो पहले ये दोनों साथ साथ रहते हुए कैपिटल टी साथ में, स्मॉल टी साथ में, और यहाँ पर F2 पीढ़ी में सब अलग हो जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं, संकर बन जा रहा है। इन संकर के बीच में पुनः जब स्वपरागण कराया गया तो ये वाले देखो यहाँ से आ गए, देखो ये पुनः आ गए ना, ये पुनः आ रहे हैं ये, तो इस प्रकार ये पुनः प्रकट हो जाते हैं और अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं और पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं, जिसे मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा। ये एग्जाम्पल है उसका। इस प्रकार आप पृथक्करण का नियम स्पष्ट कर लीजिए और मेहनत करके याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये 3 और 4 नंबर का प्रश्न आता है और इसको पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद में मेंडल का आता है, क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या द्विसंकर क्रॉस। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन
का नियम या द्विसंकर क्रॉस, ये मेंडल का नियम है। द्विसंकर क्या है कि मेंडल के अनुसार, मेंडल ने जब एक जोड़ी मतलब लंबे और एक जोड़ी बौने जीन वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया तो उसमें उनको पर्याप्त सफलता, अपार सफलता मिली। उस सफलता के आधार पर उन्होंने अपना ध्यान द्विसंकर क्रॉस या स्वतंत्र अभिवन पर केंद्रित किया। और द्विसंकर क्रॉस क्या है कि मेंडल ने क्या किया कि एक जोड़ी, दो जोड़ी लक्षणों को लिया कि उसको बीजों के आधार पर लिया कि बीज का रंग पीला और बीज का रंग गोल, बनावट गोल और पीला, तो ये लक्षण हो गया, गोल पीला दो लक्षण हो गए। फिर दूसरे मटर के बीज को देखा हरा और सिकुड़े दाने माने हरा झुर्रीदार, तो उन्होंने जब दो जोड़ी विपरीत जीन वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया तो उसमें उसे द्विसंकर क्रॉस कहा। तो अब उसमें क्या है, द्विसंकर क्रॉस के अगर बात की जाए कि द्विसंकर क्रॉस क्या है, तो द्विसंकर मेंडल एक जोड़ी गुणसूत्र की वंशागति, जीन की वंशागति के आधार पर उन्होंने द्विसंकर क्रॉस किया, जिसमें बीजों के आकार और रंगों की बनावट के आधार पर किया, और जब उसमें सफलता प्राप्त किया तो द्विसंकर क्रॉस कहा। और द्विसंकर संकरण वह संकरण होता है जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का वंशागति का अध्ययन पीढ़ी तक किया जाता है, तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। कि उसमें कि ये चेकर बोर्ड के माध्यम से आप अध्ययन करेंगे, और एक होता है जो यहाँ पर उसे मेल से और दूसरा फीमेल, दो लक्षण के पौधे, यानी एक हरा झुर्रीदार बीज वाला और एक गोल और पीला बीज वाला। तो अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो अक्षर देख रहे हैं पहले को पहले से मिलाइए, कैपिटल वाई, ये पहले को पहले से, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, पहले को दूसरे से, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, देखो ये दूसरे खाने से। फिर इसमें तीसरे में कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, फिर इसको चौथे से मिलाइए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसको दूसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर दूसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। तीसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। चौथे से मिलाइए, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तीसरे को पहले से मिलाइए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, इसको इससे मिलाइए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर। तीसरे से मिलाइए, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, देखो यहां से ये देख लीजिए, इससे मिलाना है। फिर इसके बाद में स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसको पहले से मिलाइए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। दूसरे से मिलाइए, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर इसको तीसरे से मिलाइए, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इसको इससे मिला दिए तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब ये इस चेकर बोर्ड के माध्यम से द्विसंकर क्रॉस बहुत कठिन नहीं है, ये याद रखिए, जो यहाँ पर खाने में लिखना यही ऊपर भी लिखना है, ये शब्द याद रखेंगे। जहां पर हमने संकेत में दे दिया है वाई बराबर पीला, कैपिटल आर बराबर गोल, स्मॉल वाई बराबर हरा, स्मॉल आर बराबर झुर्रीदार। अब इसमें बात की जाए, अगर कैपिटल अक्षर दो बार आते हैं तो उसको पढ़ेंगे, स्मॉल अक्षर जब दो बार आएगा तभी पढ़ेंगे, जबकि कैपिटल अक्षर एक ही बार आने पर पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई माने पीला, और कैपिटल आर माने गोल, देखो पीला गोल हो गया, ये भी कैपिटल वाई, कैपिटल आर है।
तो पीला गोल, ये भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, पीला गोल। फिर तीसरा है कैपिटल वाई माने पीला और कैपिटल आर माने गोल। देखो चारों पील गोला। फिर ये देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर है, पीला गोल। फिर इसमें क्या है, कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई 2 बार है, तो ये वाई माने पीला और स्मॉल आर यहां लिखा है झुर्रीदार, झुर्रीदार। कैपिटल वाई माने पीला और कैपिटल आर माने गोल, पीला गोल। कैपिटल वाई माने पीला और स्मॉल आर माने झुर्रीदार। फिर कैपिटल वाई माने पीला, कैपिटल आर माने गोल, कैपिटल वाई माने पीला, कैपिटल आर माने गोल। फिर स्मॉल वाई माने हरा और कैपिटल आर माने गोल, स्मॉल वाई माने हरा और कैपिटल आर माने गोल। फिर कैपिटल वाई माने पीला और कैपिटल आर माने गोल, कैपिटल वाई माने पीला, स्मॉल आर माने झुर्रीदार। फिर स्मॉल वाई माने हरा और कैपिटल आर माने गोल, स्मॉल वाई माने हरा और स्मॉल आर माने झुर्रीदार। ये चीज। अब इसमें जब उन्होंने संकरण कराया, कैपिटल वाई बराबर पीला, कैपिटल आर बराबर गोल, स्मॉल वाई बराबर हरा, स्मॉल आर बराबर झुर्रीदार, तो उन्होंने देखा तो उसमें क्या पाया कि 9 पीला होता है, 3 हरा गोल होता है और 3 पीला झुर्रीदार होता है, 1 हरा और झुर्रीदार होता है। तो इसमें 9 होना चाहिए पीला गोल। तो पीला गोल के लिए हम लाल से इंडिकेट कर रहे हैं, ये पीला गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 पीला गोल हो गया। 3 है ढूंढना है क्या, पीला झुर्रीदार। तो देखो पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 और फिर पीला झुर्रीदार 3, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। हरा गोल देखना है, तो हरा गोल 1, हरा गोल 2 और हरा गोल 3, तो ये भी 3 हो गया। और एक बचा जो आपका ये है हरा झुर्रीदार। तो इस प्रकार मेंडल ने द्विसंकर संकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उसमें क्या किया कि 9 पीला, 3 हरा गोल, 3 पीला झुर्रीदार, 1 हरा झुर्रीदार। तो उन्होंने द्विसंकर क्रॉस को 4 पीढ़ियों तक अध्ययन करने पर पाया कि स्वतंत्र विवहन के नियम के अनुसार या द्विसंकर क्रॉस के अनुसार वो लक्षण जो हरा झुर्रीदार था वो क्या था, अप्रभावी लक्षण था। लेकिन ये युग्मक के साथ अगली पीढ़ी में 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के बाद भी आ सकते हैं, जबकि हरा झुर्रीदार एक ही बना और हरा झुर्रीदार के बीच में क्रॉस कराया गया था। तो हरा झुर्रीदार कहने का मतलब जैसे किसी के पीढ़ी में कोई चोर है, डाकू है या बदमाश है, तो वो 3-4 पीढ़ी के बाद भी आ सकता है, जैसे कि हरा झुर्रीदार। इसी प्रकार कोई बहुत सीधा है, ईमानदार आदमी है, सात्विक विचारधारा का है, शुद्ध है, अच्छा करेक्टर है, तो वो लक्षण अगर कहीं भी गायब हो रहा है तो किसी ना किसी पीढ़ी में प्रकट होगा। तो हरा झुर्रीदार ये बताता है कि कोई ये सोचे कि हमारे लक्षण हम गलत काम करेंगे अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा जरूर, जैसा कि हरा झुर्रीदार आपके सामने प्रकट कर रहा है कि क्रॉस कराया गया 2 लक्षण, तो हरा पीला और गोल पौधा और हरा और झुर्रीदार बीज पौधे के बीच में, लेकिन हरा झुर्रीदार अधिक बनना चाहिए लेकिन एक ही बना।
तो कहने का मतलब चाहे जो करेक्टर, चाहे अच्छे करेक्टर होंगे, चाहे बैड करेक्टर होंगे, बेकार करेक्टर होंगे, तो वो क्या होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कभी गायब नहीं हो सकते। एक पीढ़ी नहीं तो दो पीढ़ी नहीं तो तीन पीढ़ी नहीं या चार पीढ़ी के बाद भी कभी कभी आ सकते हैं, जो हरा झुर्रीदार आपको इंडिकेट करता है। इस प्रकार बात की जाए तो मेंडल का आपको हमने तीनों नियम बताया और फिर मेंडल का परिचय बताया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जीन की खोज किसने की, अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और फिर अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस प्रकार अगर मेंडल ये अगर बात की जाए तो जेनेटिक्स, ये तीनों नियम जो अलग अलग पढ़ाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये परीक्षा में आने लायक हैं, और इसको आपको मेहनत करके पढ़ना होगा और ये बार बार पूछे जाने वाले। इससे घबराना नहीं है, जो ऊपर खाने में लिखा जाता है वही नीचे लिख करके पहले से पहले को मिलाओ, पहले से दूसरे को मिलाओ, पहले से तीसरे को मिलाओ, पहले से चौथे को मिलाओ, फिर दूसरे से ऐसे मिलाते चले जाओ क्रम से, फिर तीसरे को क्रम से मिलाते चले जाओ, और ये लक्षण जो आपका है ये पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं।